हेलो स्टूडेंट्स, मैं नेहा कुमावत और आपका स्वागत करती हूँ विवोक की ऑनलाइन क्लास में। स्टूडेंट्स, अकाउंटिंग हमने पढ़ी थी, लेखांकन क्या है, इतिहास क्या है और इसकी शब्दावली क्या है ना। शब्दावली में हमने ये समझा था कि कोई शब्द है तो उसको अकाउंट्स की वो में अकाउंट्स में किस नाम से जाना जाता है, यानी उसका पूरा अर्थ क्या है। व्यापारिक तौर से हमने उसका अर्थ जाना था, ठीक है। तो उसमें हमने ये देखा था कि परचेज है तो हम उसको क्रय करना बोल रहे हैं, सेल है तो उसको विक्रय करना, अगर हम उसको रिटर्न कर रहे हैं तो रिटर्न की बात यहाँ पर आ रही थी। उसके बाद ही हमारी असेट्स क्या होती है, हमारी लाइबिलिटी क्या है, इसी के साथ हमने कैपिटल लास्ट पढ़ा था। तो आज हम वापस कैपिटल से स्टार्ट करते हैं। कैपिटल को पूंजी कहते हैं। दोस्तों, मैंने बताया था, इसमें एक एग्जाम्पल लिया था मुकेश अंबानी का। मुकेश अंबानी ने अपनी एक कंपनी खोली है जियो की, सभी जानते हैं जियो जिसके फोन आते हैं ना, तो वो इसने मुकेश अंबानी ने कंपनी खोली। तो शुरू में जरूर इस जियो कंपनी के लिए पैसा लगाया होगा इसने, मुकेश अंबानी ने, यानी इस बिजनेस में बिजनेसमैन कौन है, मुकेश अंबानी है, और उसने इनिशियल लेवल पर इस पर पैसा लगाया। शुरू में जब इस पर पैसा लगाया, चाहे वह 2 लाख हो, 3 लाख हो या 5 लाख हो, जितना भी XYZ कितना भी उसने पैसा लगाया, तो यानी व्यापार में व्यापारी द्वारा विनियोजित की गई पूंजी मतलब 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, ये पूंजी, ये राशि ही क्या कहलाती है, पूंजी, कैपिटल कहलाती है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, कैपिटल। तो इसके हमने जब डेफिनेशन पढ़ी थी तो उसी में भी यही चीज लिखी थी। ठीक है, स्वामी द्वारा व्यापार में, स्वामी कौन बताया मैंने, मुकेश अंबानी, विनियोजित किए गए धन को पूंजी कहते हैं। उसने इनिशियल लेवल पर जो पूंजी लगाई उसी को ही हम क्या कहते हैं, उस अमाउंट को ही पूंजी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो पूंजी होती है दोस्तों, अगर मुकेश अंबानी ने जो पैसा लगाया है व्यापार में तो वो पूंजी है। तो क्या वो शुरुआती तौर पर ही पैसा लगाएगा? नहीं, वो चाहे तो व्यापार के मध्य में और व्यापार के अंत में भी लगा सकता है। जैसे अगर वो व्यापार के प्रारंभ में लगाता है तो वो प्रारंभिक पूंजी मानी जाएगी, और अगर वो बीच में लगा सकता है तो वो अतिरिक्त पूंजी कहलाएगी, एडिशनल कैपिटल के नाम से जानी जाएगी अतिरिक्त पूंजी, है ना। तो यही अतिरिक्त पूंजी है। मैंने इसी के साथ आपको ये भी बताया था दोस्तों कि जो पूंजी है वो व्यापार के लिए दायित्व होती है। दायित्व क्यों होती है दोस्तों? आपके मन में सवाल आएगा कि पूंजी तो एक अमाउंट है, वो हमारी संपत्ति होनी चाहिए, तो वो दायित्व क्यों है? दायित्व इसलिए होती है दोस्तों, पूंजी दायित्व इसलिए होती है क्योंकि इसके पीछे एक अवधारणा है। क्या है? अवधारणा। ये कौन सी अवधारणा है मैम? और ऐसी कौन सी अवधारणा है जो ये कह रही है कि पूंजी हमारी संपत्ति नहीं है, हमारा दायित्व है जिसे हमें चुकाना है? यानी ये अवधारणा पृथक अस्तित्व की अवधारणा, सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट के नाम से जानी जाती है। पृथक अस्तित्व अवधारणा। अब ये पृथक अस्तित्व अवधारणा क्या है? पृथक यानी अलग करना और अस्तित्व किसी का अस्तित्व। ये अवधारणा कहती है कि पृथक अस्तित्व अवधारणा क्या कहती है कि पृथक कौन? बिजनेस और बिजनेसमैन, यानी ये बिजनेस है और ये बिजनेसमैन है, यानी इसके लिए आप एग्जांपल के तौर पर ले सकते हो कि मुकेश अंबानी हैं और इसकी कंपनी जियो, रिलायंस, जो भी, अभी हम जियो लेते हैं, तो जियो की जो कंपनी है इसकी, या जो इसका जो बिजनेस है वो जियो कहलाएगा, और बिजनेसमैन जो इसको बिजनेस कर मतलब जो इसमें पूंजी लगा रहा है वो मुकेश अंबानी है ना।
तो जियो कंपनी में जब इसने पैसा लगाया उसी को हम कहते हैं पूंजी, ठीक है। पूंजी के नाम से, कैपिटल के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये अवधारणा क्या कहती है दोस्तों कि बिजनेस अलग होता है और बिजनेस मैन अलग होता है। यानी अगर ये जो आपका बिजनेस है वो अलग है और जो बिजनेस मैन है वो अलग है, यानी दोनों का अस्तित्व अलग अलग है। यानी आप अपनी पर्सनल लाइफ की जो भी ट्रांजैक्शंस हैं वो बिजनेस में मर्ज नहीं कर सकते हो और बिजनेस में होने वाली चीज़ों को आप अपने व्यक्तिगत तौर पर अपनी इसमें मर्ज नहीं कर सकते हो, है ना। यानी दोनों अलग अलग चीज़ें, है ना। ये क्यों है, एक और हम इसको उदाहरण से स्पष्ट करते हैं। मैंने राशन की का एग्जाम्पल कई बार दिया है दोस्तों। राशन की कोई शॉप है, राशन की दुकान है, ठीक है, राशन की दुकान है राम की, और इसके यहाँ इसका जो स्टॉक होगा वो भी हमने डिस्कस करा था कि चावल है, गेहूं है, आटा है और दाल है, चीनी है, ये सब इसका क्या होगा, स्टॉक होगा, है ना। तो इसी में ये इसका व्यापार करता है और इसी के लिए इसके घर से कहा जाता है कि घर के प्रयोग के लिए 2 kg दाल, 2 kg चावल, 2 kg चावल और क्या करना, 1000 रुपये, 1000 रुपये क्या करना, भिजवा देना, ठीक है। इसके घर से बोला जाता है। तो राम क्या करता है, भेज तो देता है घर पर, ठीक है, जो भी उसने मंगवाया है, जो लिस्ट आई है उसने भेज तो दिया, लेकिन क्या ये राम का स्वयं का माल था, नहीं, ये इस दुकान का माल था। क्यों, क्योंकि ये स्टॉक इस दुकान में जो पड़े हुए माल को, व्यापार को प्रभावित कर रहा है। अगर ये स्टॉक यहाँ आ जाता है तो व्यापार में वास्तविक रूप से, सही तरीके से लाभ व हानि का पता नहीं चलेगा, लाभ व हानि का पता नहीं चलेगा। तो इसके लिए क्या करेगा, व्यापार में वास्तविक लाभ हानि का पता नहीं लगने के कारण ही ये अवधारणा का जन्म हुआ। वो बोलती है आपका बिजनेस एक तरफ है और व्यापारी जो है, बिजनेसमैन है, वो एक तरफ है, यानी व्यापार अलग चलेगा और व्यापारी। तो ये अवधारणा यही कहते हैं। इसी अवधारणा के कारण पूंजी को दायित्व पक्ष में माना जाता है, यानी पूंजी लगाई गई, ये राम ने इसके स्टोर में पूंजी लगाई, इसकी शॉप में पूंजी लगाई, है ना, शुरू करने में, फिर से सब ये माल वाल लेकर आया। तो मैंने क्या बोला, बिजनेस मैन अलग है और बिजनेस अलग है। सबसे पहले पैसा किसने लगाया, राम ने पैसा लगाया है। तो किसको दिया है, कंपनी को दिया है, बिजनेस को दिया है। तो ये पैसा इसके लिए, व्यवसाय के लिए, व्यापार के लिए क्या होगा, दायित्व होगा, एक तरह से कर्जा होगा, जिसको हम लायबिलिटी कहेंगे। एक प्रकार से क्या होगा दोस्तों, कर्जा होगा, दायित्व होगा और लायबिलिटी साइड में इसको लिखा जाएगा, ठीक है। तो राम और राम का व्यापार दोनों अलग है और यही अवधारणा, इस जो पृथक अस्तित्व की अवधारणा है, यही इसको बताती है कि पूंजी क्या है, दायित्व है, कोई असेट्स नहीं है। क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर में ये व्यापार जो है, ये राशि, जब भी ये व्यापार बंद होगा या कुछ भी होगा तो ये राशि इस व्यापार को राम को चुकानी होगी। यानी जो व्यवसाय है, व्यापार है, वो ऋणी है किसका, राम का, ठीक है। तो ये अवधारणा कहती है और इसी अवधारणा के कारण पूंजी को दायित्व पक्ष में शामिल किया जाता है। तो दोस्तों, व्यवसाय के लिए स्वामी के प्रति दायित्व है, अतः इसे व्यवसाय के अन्य दायित्वों के साथ दायित्व पक्ष में लिखा जाता है। क्लियर हो गया है दोस्तों, बढ़े आगे। तो नेक्स्ट है हमारा खर्चे, है ना। क्या होता है मैम ये खर्चे, हमने भी देखा है कि एक्सपेंस होता है, और लेकिन बिजनेस के जो पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो खर्चे अलग होते हैं। खर्चे क्या है, यहाँ पर मैं पहले खर्चे को डिफाइन करती हूँ कि खर्चे क्या होता है। खर्चे इंग्लिश में कहा जाता है एक्सपेंसेस, ठीक है।
इसके लिए मैं एक सामान्य जीवन के तौर पर अगर कोई होता है तो उसमें क्या होता है ये मैं बताती हूँ। जैसे कि सपोज आप घर पे राशन लाते हो, है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाते हो, या वाटर बिल चुकाते हो, या कोई भी ऐसा नियमित जो मासिक या त्रैमासिक जैसे भी 2 महीने या 3 महीने में जो आपका एक्सपेंस होता है, खर्चा होता है, तो उसमें क्या करते हो आप अमाउंट पे करते हो, तो वही आपका खर्चा है। ठीक है, सपोज आप मॉल में गए, मॉल से आप अपने लिए जो भी उपयोगी वस्तुएं हैं वो खरीद कर लेकर आए, तो वहाँ आपने क्या करा, खर्चा करा और एक अमाउंट पे करी, तो उसी को क्या कहते हैं, खर्चा करना। तो खर्चा कहते हैं। तो इसमें भी खर्चे को 2 रूप दिए हैं। ये क्या हो रहा है, ब्लैक में खर्चे को दोस्तों 2 रूप दिए हैं। क्या रूप है ये, पहले ये भी जान चाहते हैं कि बिजनेस में खर्चा क्या है। अभी जो मैंने आपको एग्जांपल से क्लियर कराया है कि खर्चा क्या होता है, कि जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी बिल दे रहे हैं, ये दे रहे हैं, या कुछ सामान खरीद के ला रहे हैं, या फिर कुछ भी राशन का चुका रहे हैं, तो वो सब खर्चा है। उसी तरह बिजनेस में खर्चे क्या होते हैं, बिजनेस में भी दोस्तों बहुत सारे खर्चे होते हैं। अगर हम माल खरीद कर लेकर आए तो वो हमारा खर्चा है। ठीक है, बिजनेस स्टार्ट किया, शॉप ली, शॉप के लिए आप रेंट दे रहे हो, तो वो रेंट भी आपका खर्चा है। ठीक है, फिर उसके बाद आप बिजनेस को ऑपरेट कर रहे हो, उसके बाद लाइट्स बिल आ रहे हैं आपके ऑफिस में या आपकी शॉप पर, तो वो आप चुका रहे हो, तो वो भी आपका खर्चा है। उसी को अकाउंट्स की भाषा में एक्सपेंसेस कहा जाता है। ठीक है, यहाँ एक्सपेंसेस क्लियर हो गए। एक्सपेंसेस 2 तरह के होते हैं। पहला है प्रत्यक्ष व्यय, प्रत्यक्ष खर्चे, जिसको इंग्लिश में डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। और दूसरा है अप्रत्यक्ष खर्चे, इसको कहा जाता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है दोस्तों, पहले ये समझने से पहले ये जानते हैं कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष क्या होता है। ठीक है, प्रत्यक्ष यानी इसका संधि विच्छेद करें तो प्रति अक्ष, आंखों के सामने जो हो रहे हैं। ठीक है, और अप्रत्यक्ष जो आंखों के सामने नहीं हो रहे, इनडायरेक्ट हो रहे, यानी जो डायरेक्ट हो रहे हैं, आंखों के सामने होते हैं, उसको प्रत्यक्ष कहते हैं, और जो आंख के सामने नहीं होते हैं या हमारे सामने नहीं होते, वो अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट कहलाते हैं। ठीक है, इसके लिए मैं आपको ये बता देती हूँ अप्रत्यक्ष खर्चे क्या हैं और प्रत्यक्ष खर्चे क्या हैं। कि इससे पहले अपन इसको अच्छे से समझने से पहले एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको क्लियर करवाती हूँ कि सपोज आपको भूख लगी है ना, और घर पे कोई ऑप्शन नहीं है, आप रेस्टोरेंट गए, रेस्टोरेंट में ऑर्डर करा, ऑर्डर के बाद अच्छे से खाना वाना खाया, बिल विल पे करा और आप आ गए। ठीक है, आप शॉप पे गए और ऑर्डर करा, यानी ये आप हो और ये शॉप है ना, और जो भी आपने ऑर्डर करा या पेमेंट करा वो डायरेक्ट करा, तो जो प्रोसेस हुई वो प्रत्यक्ष हुई, तो वो आपके लिए प्रत्यक्ष खर्चा हुआ है ना, जिसमें आप और रेस्टोरेंट दोनों उस प्रोसेस में संलग्न थे। ठीक है, तो ये डायरेक्ट हुआ। अब अप्रत्यक्ष क्या होगा, अप्रत्यक्ष आपको वापस भूख लगी है ना, लेकिन रात हो गई है, आप बाहर जा नहीं सकते हो, या किसी कारणवश आप जा ही नहीं पा रहे हो, आप सोच रहे हो कि खाना घर पे आ जाए। अब घर पे कैसे आएगा दोस्तों, कितनी टेक्नोलॉजी फास्ट हो गई है, स्विगी, जोमेटो, ये सारे ऐप है ना, तो इससे हम क्या कर रहे हैं, फोन पे टक टक करा और ऑर्डर करा, ऑर्डर हमारे पास आ भी गया, ये रेस्टोरेंट। लेकिन इस बार तो हम दोनों डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है, तो कौन है मीडिएटर, यहाँ पर हमारा स्विगी है। हमारा मीडिएटर कौन है, स्विगी है। तो ये पहले रेस्टोरेंट से कांटेक्ट कर रहा है और फिर क्या कर रहा है,
मुझे लाके दे रहा है, लेकिन जो बिल है और वस्तु है वो तो हो रही है, लेकिन मैं यहाँ डायरेक्ट नहीं गई, यानी ये ही क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया। यानी मुझे सर्विस किसने दे दी, इसका जो भी एजेंट था उसने दे दी, उस सर्विस मैन ने दे दी, है ना। तो ये इनडायरेक्ट हुआ और ये डायरेक्ट हुआ। लेन देन भी हुई, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट तौर पर में जुड़ी तो वो प्रत्यक्ष हुआ, और इनडायरेक्ट तौर पर अपन जुड़ते हैं तो वो अप्रत्यक्ष या इनडायरेक्ट कहलाता है। इसके क्या एग्जाम्पल्स हैं, और बिजनेस में प्रत्यक्ष खर्चे और अप्रत्यक्ष खर्चे क्या होते हैं, ये तो मैंने एक सामान्य भाषा में या सामान्य जीवन चक्र की एग्जाम्पल से आपको क्लियर करवाया कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष खर्चा क्या होता है ना। लेकिन बिजनेस में प्रत्यक्ष खर्च, डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो प्रोडक्ट से जुड़े होते हैं, प्रोडक्ट एवं प्रोडक्शन से, उत्पाद व उत्पादन से जुड़े होते हैं। उत्पादन यानी किसी उत्पाद, कोई भी प्रोडक्ट है उससे जुड़ा अगर कोई खर्चा है तो वो प्रत्यक्ष खर्चे से माना जाएगा। जैसे आपकी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, निर्माण, किसी चीज का आप निर्माण करते हो, है ना, तो वो जो सारे खर्चे होंगे उसमें वो जो खर्चे होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्रत्यक्ष खर्च कहलाएंगे, जो उत्पाद से जुड़े होते हैं, ठीक है। सपोज आपकी मशीन है, मशीन से आप कुछ प्रोडक्शन करवाते हो, तो वो जो मशीन है तो मशीन पर किए गए खर्चे, उसको रख मशीन के जो खर्चे होंगे, यानी मशीन के खर्चे क्या होंगे, सबसे पहले कच्चा माल खरीदेंगे आप, तो कच्चा माल खरीदा वो आपका प्रत्यक्ष खर्च है, ठीक है। दूसरा होगा भाड़ा, वो जो कच्चा माल आया, कच्चे माल को लाने वाला कोई ना कोई होगा, किसी न किसी जरिए तो कंपनी में या व्यवसाय में वो चीज़ आएगी, तो वो क्या कही जाएगी, वो भाड़ा कही जाएगी, यानी आपने उसके लिए कुछ ना कुछ कैरेज दिया है, ठीक है। उसके बाद मजदूरी, मजदूरी को इंग्लिश में वेजेस कहते हैं, तो मजदूरी दी। अगर वो कोई कच्चा माल लेकर आया, ठीक है, तो वो कच्चा माल लेने के लिए सबसे पहले इनिशियल लेवल पर जो मजदूर उसको तोड़ के लेके आते हैं माल को, तो उनको भी मजदूरी देनी होती है, तो वो मजदूरी भी डायरेक्ट प्रोडक्ट से जुड़ी होती है, डायरेक्ट प्रोडक्शन से जुड़ी होती है। यानी वे खर्चे जो डायरेक्ट उत्पाद से जुड़े होते हैं वो प्रत्यक्ष कहलाते हैं। प्रत्यक्ष खर्चे, प्रत्यक्ष व्यय वे खर्चे जो किसी प्रत्यक्ष रूप से, मैंने बताया था आपके सामने, सीधे सीधे किसी विशेष उत्पाद अथवा सेवा से संबंधित होते हैं, मैंने बताया ही है, उत्पाद से संबंधित होते हैं। उसी तरह नेक्स्ट है अप्रत्यक्ष खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, वे खर्चे जो किसी प्रत्यक्ष रूप से या सीधे सीधे किसी विशेष उत्पाद से नहीं जुड़े होते हैं। तो मैम उनके क्या एग्जाम्पल है जो डायरेक्ट जुड़े नहीं होते हैं, तो वो इस प्रकार हैं। अप्रत्यक्ष खर्चे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अप्रत्यक्ष खर्चे क्या क्या होंगे, जो प्रोडक्शन से ही जुड़े नहीं होंगे। चलो एक कंपनी है पूरी, एक तरफ प्रोडक्शन होता है और एक तरफ मैनेजमेंट का काम हो रहा है, ठीक है। तो एक तरफ जहां प्रोडक्शन हो रहा है तो वो तो डायरेक्ट खर्चे में जा रहा है, प्रत्यक्ष व्यय में जा रहा है, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है, मैनेजमेंट हो रहा है, ठीक है। एक तरफ प्रोडक्शन है तो प्रोडक्शन वाली तो सारी चीजें कहाँ जा रही है, डायरेक्ट में, और मैनेजमेंट कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन से संबंधित कार्य सारे यहाँ हो रहे हैं, है ना। तो इनका इलेक्ट्रिसिटी बिल, ये आपने कंपनी खोल रखी, यहाँ मैनेजमेंट का काम होता है, यहाँ क्या होता है, साफ सफाई भी होती है, तो साफ सफाई संबंधी वाले खर्चे, उसके साथ साथ इनके बिल, कौन से बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, बिजली के बिल, बिजली के बिल, ठीक है। उसके बाद कार्यालय के बिजली के बिल, उसके बाद होगा दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गए, साफ सफाई हो गए,
उसको ऑपरेट करने के लिए, उस मैनेजमेंट को करने के लिए आप किसको रखेंगे, कर्मचारी को रखेंगे, एम्प्लॉय को रखेंगे, उनको क्या देनी होगी, सैलरी देनी होगी। तो वो जो सैलरी होगी वो वेतन होगा, वो भी क्या है दोस्तों, वो भी अप्रत्यक्ष खर्च है। देखो यहाँ पर मैं वापस क्लियर बता देती हूँ, जो मजदूरी थी उसको हमने डायरेक्ट क्यों लिया, क्योंकि जो मजदूर थे वो डायरेक्ट प्रोडक्ट से जुड़े हुए थे, है ना, इसीलिए इसको मैंने डायरेक्ट लिया था। वहीं यहाँ सैलरी है, अगर हम अपनी एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो वो डायरेक्ट प्रोडक्शन से नहीं जुड़ी हुई है, वो क्या कर रहे हैं, मैनेजमेंट का काम कर रहे हैं, जो कि प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ नहीं है, तो वो अप्रत्यक्ष की कैटेगरी में आएगा। तो यहाँ क्लियर है आपको कि अप्रत्यक्ष क्या होता है। बढ़े आगे है दोस्तों, अभी हमने क्लियर किया प्रत्यक्ष खर्चे और अप्रत्यक्ष खर्चे। यहीं पर मैं इसी की टर्म के साथ में ये बता देती हूँ व्यय क्या होते हैं। खर्चे और व्यय दोनों एक समान ही होते हैं, लेकिन इनके बीच अंतर करता है इसका समय और इसकी वैल्यू। कैसे? खर्चे एक्सपेंस कहे जाते हैं और व्यय एक्सपेंडिचर। इनके बीच भी अंतर है। कई लोग मानते हैं कि दोनों एक ही है, और आज तक जो अकाउंट्स पढ़ चुके हैं, अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं और जिन्हें कई साल हो गए, वो भी अभी तक कंफ्यूज हैं कि व्यय और खर्चे वो एक ही मानते हैं। लेकिन व्यय और खर्चे दोस्तों अलग चीज है, दोनों ही अलग है। किस आधार पर इसको अलग किया गया है? समय और मूल्य के आधार पर इसको अलग किया गया है। ठीक है, तो मैं यही बता देती हूँ, खर्चे जो होते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करा है, सैलरी दी है, मजदूरी चुकाई है, तो ये क्या बार बार होने वाले। इनकी आवृत्ति कैसी होती है? बार बार होती है, तो ये क्या कहे जाएंगे? खर्चे। वापस ये तुरंत 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, उसमें वापस रिपीट होते रहते हैं, तो समय क्या है? अल्प अवधि होती है इनकी, ये वापस जनरेट हो जाते हैं। और इनका मूल्य सामान्य इनसे कम होता है। यानी हमने देखा, अगर हम किसी को सैलरी पे कर रहे हैं तो 10,000 दे रहे हैं, या कोई बिल पे कर रहे हैं तो 5,000 कर रहे हैं, यानी इसके कंपैरिजन में हम ये कम कर रहे हैं। अब इसको समझते हैं कि एक्सपेंडिचर क्या है, व्यय क्या है। व्यय एक्चुअली क्या होता है? व्यय समय के आधार पर दीर्घकालीन होते हैं। कैसे होते हैं वो भी बताऊंगी मैं अभी एग्जाम्पल के साथ। इनका मूल्य ज्यादा होता है और इसकी आवृत्ति क्या होती है? कम होती है। बार बार नहीं होते हैं ये, कभी कभी हो जाते हैं, ये भी एक्सेप्शंस के हिसाब से होते हैं। तो हम अभी क्लियर कर लेते हैं कि व्यय क्या है, इसको एक बार हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। वापस मैं इसी पॉइंट पर आऊंगी। अभी जो एक्सपेंडिचर है उसको व्यय कहा जाता है। क्या कहा जाता है? व्यय। ये भी 2 तरह के होते हैं। कौन से तरह के होते हैं मैम? 2। तो फर्स्ट है पूंजीगत खर्चे, है ना, पूंजीगत व्यय, और दूसरा आयगत व्यय, रेवेन्यू, आयगत व्यय और पूंजीगत व्यय। इंग्लिश में कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर और दूसरी तरफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो पूंजीगत व्यय यानी पूंजीगत व्यय वे व्यय होते हैं जो एक लंबी अवधि के लिए होते हैं। जैसे अगर बिजनेस में मैं मशीन लेकर आई, ठीक है, भवन खरीदा, फर्नीचर खरीदा, तो ये ऐसे खर्चे हैं दोस्तों जो बार बार नहीं होंगे, लेकिन
5 साल या 10 साल में चेंज होते रहते हैं, यानी ये खर्चे बड़े खर्चे होते हैं, इसीलिए इनको पूंजीगत व्यय कहते हैं। यानी इनका पेमेंट हमें पूंजी जो हमने इनिशियल लेवल पर कैपिटल लगाई है उस कैपिटल में से हमें इसको क्या करना होता है, खरीदना होता है, उसका भुगतान करना होता है। जो हमने फिक्स्ड असेट्स पढ़ी है वही हम मान सकते हैं पूंजीगत व्यय है। दूसरी तरफ हम पढ़ते हैं आयगत व्यय। आयगत क्या होता है, हम इसको अपनी आय में से देते हैं, ये हम पूंजी में से खर्चे करते हैं और इनिशियल लेवल पर करते हैं, प्रारंभिक तौर पर करते हैं। और आयगत व्यय में क्या होता है, हम आय से पेमेंट करते हैं। जैसे अगर मैं किसी को सैलरी दे रही हूँ, ठीक है, रेंट दे रही हूँ या बिल्स पे कर रहे हैं, बिल्स कोई भी हो सकते हैं, वाटर बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, तो ये जो है सैलरी, रेंट, बिल्स, ये हम क्या कर रहे हैं, हमारी आय में से, हमारी इनकम में से क्या कर रहे हैं, पे कर रहे हैं। और ऐसे खर्चे ये जो बार बार रिपीट होते हैं तो ये आयगत कहे जाते हैं। इनकी अवधि कम होती है, ये 1 महीने में या 2 महीने में, 3 महीने में रिपीट होते रहते हैं, जबकि ये 5 से 10 साल और 10 साल से ज़्यादा में भी हो सकते हैं। तो यही है पूंजीगत व्यय। कैपिटल एक्सपेंडिचर, आयगत व्यय, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के नाम से जाने जाते हैं। वापस इसमें कंपैरिजन हम आ जाते हैं तो खर्चे क्या होते हैं, समय अल्प अवधि के होते हैं, मूल्य ज़्यादा होता है, आवृत्ति बार बार होती है, जबकि व्यय दीर्घकालीन, ज़्यादा और कम आवृत्ति के देखे जाते हैं। वापस आते हैं इसकी डेफिनेशन पर। डेफिनेशन हमने क्लियर कर ही ली थी, बस हमने क्या करा था, डिफरेंस करा था कि एक्सपेंसेस अलग होते हैं और एक्सपेंडिचर्स अलग होते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट है वो है नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है दोस्तों वो है डिस्काउंट, छूट। क्या होती है छूट? सबने इसके बारे में सुन रखा होगा, सबने देखा भी होगा। कहाँ देखा होगा? बहुत सारी शॉप्स होती है ना, उसके बाहर लिखा होता है छूट, डिस्काउंट 20%, 40%, फ्लैट 20% डिस्काउंट, ये लिखा होता है। क्या होता है डिस्काउंट? आपने कभी सोचा है या आपने देखा है? और आपने भी ये डिस्काउंट ज़रूर ना ज़रूर कहीं ना कहीं किसी शॉप से ज़रूर लिया होगा, है ना, कि मुझे डिस्काउंट दीजिए। डिस्काउंट क्या है? जब अपन कोई चीज़ खरीदने जाते हैं तो जो खरीद की जो वैल्यू होती है उस वैल्यू से हम कम पेमेंट करते हैं। जो हम कम पेमेंट करते हैं, जितना हमने पेमेंट नहीं किया है, वो ही कहा जाता है डिस्काउंट। हिंदी में इसको बट्टा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये टर्म्स बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये टैली में भी रिपीट होगी। मैं आपको बार बार कह रही हूँ, ये टर्म्स बहुत इंपॉर्टेंट्स हैं, तो आप नोट डाउन भी करते रहिए। और हमने जो आपको PDF नोट्स जो अवेलेबल करवाए हैं, प्लीज़ उनको भी देखिए और वहीं से भी आप समझिए, और यहाँ हम आपकी हेल्प कर ही रहे हैं। ठीक है, तो डिस्काउंट पे वापस आते हैं दोस्तों। क्या होता है डिस्काउंट? इसको एक अच्छे से एग्जाम्पल से हम समझते हैं। डिस्काउंट को कहा जाता है बट्टा, छूट। ठीक है, छूट के नाम से जाना जाता है। आप एक शॉप पर गए, 1000 की वो वस्तु है ना, 1000 की वस्तु है, आपको भुगतान करना है। चाहे आप कपड़े के शोरूम में गए, कपड़े खरीदने 1000 के, है ना, आपने दुकानदार को बोला इस पर मुझे क्या दीजिए, डिस्काउंट दीजिए। तो उसने बोला मैं आपको 10% डिस्काउंट दूंगा। 10% किसका? इसका। तो वो क्या करेगा, 1000 का 10% निकालेगा। ठीक है, तो 100 रुपए उसको क्या हुआ, डिस्काउंट हुआ, यानी 100 रुपए वो पे नहीं करेगा। अब कितने रुपए पे करेगा? 900 रुपए। जो उसने भुगतान नहीं किया, कितने रुपए? 100 रुपए। और कितना प्रतिशत? 10%। यही कहा जाएगा बट्टा, यही कहा जाएगा छूट, डिस्काउंट कहा जाएगा। ठीक है, ये डिस्काउंट, इसमें क्या हो गया, फायदा हो गया। किसको हुआ? जिसने इस डिस्काउंट को लिया। ठीक है, तो बिजनेस में हमें माल जब हम बेचते हैं तो डिस्काउंट भी होता है, डिस्काउंट मिलता भी है और डिस्काउंट देना भी पड़ता है, क्योंकि व्यापार में ये प्रोसेस होती है। ठीक है, अब डिस्काउंट में भी 2 प्रकार होते हैं। कौन से प्रकार? सिर्फ 2 प्रकार होते हैं डिस्काउंट में। एक होता है
ट्रेड डिस्काउंट और दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। ठीक है, एक होता है व्यापारिक बट्टा, एक होता है नगद बट्टा। देखो नगद बट्टे का एग्जाम्पल यहां अच्छे से डिफाइन मैंने किया ही है कि जो आपने 100 रुपए, आपको 10% का जो डिस्काउंट मिला है नगद और आपने पे 100 ही करे, तो वो आपके लिए जो 100 रुपए हैं, ये जो 10% डिस्काउंट है वो कैश डिस्काउंट माना जाएगा। लेकिन ट्रेड डिस्काउंट क्या है? ट्रेड डिस्काउंट किसके लिए होता है, कौन देता है, ये समझते हैं अच्छे से। ट्रेड डिस्काउंट ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? इससे पहले समझने से पहले समझते हैं कि कोई प्रोडक्ट किस प्रक्रिया के माध्यम से हमारे पास या उपभोक्ता के पास आता है। ठीक है, अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो थोक व्यापारी से अपना माल लेकर आता है। इसके लिए फ्रूट का एग्जांपल लेते हैं। फ्रूट्स जो सबसे पहले क्या आते हैं, किसके पास होते हैं? जो भी इसका प्रोडक्शन करता है उसके पास होते हैं। वहां से कहाँ आते हैं? यानी ये उत्पादन से समझ सकते हैं, जहां किसान या कोई भी जो फ्रूट्स वगैरह उत्पादन करता है उससे ये कहाँ आता है? थोक व्यापारी। जो होलसेलर होगा, इकट्ठा बल्क में जो स्टॉक रखता है वो थोक व्यापारी कहलाता है ना, वो रखता है। ठीक है, उसके बाद ये थोक व्यापारी किसको बेचता है? रिटेलर को, फुटकर को। फुटकर व्यापारी कौन से व्यापारी? जो इसको कम क्वांटिटी में, कम अमाउंट में खरीदते हैं। थोक व्यापारी के पास माल ज्यादा होता है, उसी तरह फुटकर के पास कम होता है। तो सबसे पहले उत्पादन से थोक व्यापारी के पास माल आता है, फिर फुटकर पे, और फुटकर से उपभोक्ता यानी हम लोग खरीदते हैं इसको। तो इस प्रक्रिया से अगर कोई माल बेचता है तो उसमें मैं समझा रही हूँ कि ट्रेड डिस्काउंट कैसे मिलते हैं, या कोई भी प्रक्रिया उसमें ट्रेड डिस्काउंट मिल सकता है। जरूरी नहीं कि इसी एग्जाम्पल से इसको क्लियर करें, है ना। तो थोक व्यापारी ने इसको बेचा। अगर कोई कैश डिस्काउंट हो रहा है तो वो यहां होता है ना, यहां पर भी कैश डिस्काउंट हो सकता है। लेकिन हम अभी पहले क्लियर करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? सपोज 1000 का ही फुटकर व्यापारी है, कोई गीता है, तो वो क्या करती है? अपना बिजनेस खोल रखा है, फुटकर व्यापारी है, तो वो क्या करती है? अपने थोक व्यापारी से 1000 का माल लेकर आती है। 1000 या 10,000 समझ लो, 10,000 रुपए का क्या करती है? वो माल लेकर आती है। ठीक है, और उसका जो थोक व्यापारी है वो बोलता है कि इस पर व्यापारिक छूट 10% है। 10% है, यानी 1000 की आपको छूट है। 1000 की छूट है, 9000 में इसकी रेट है। यानी ये जो 9000 की रेट है वो सभी के लिए, जितने भी फुटकर व्यापारी हो, चाहे गीता हो, राम हो, सुरेश हो, जितने भी फुटकर व्यापारी है, सबके लिए इतना तो डिस्काउंट मिलेगा ही। ये व्यापार की तरफ से छूट है। व्यापारिक छूट मतलब ये तो व्यापार की तरफ से आपको मिल ही रही है, तो ये व्यापारिक छूट हुई। ठीक है, उसी के साथ कैश डिस्काउंट को मैंने आपको बताया ही था कि हम खरीदने गए और वहां पर उसने कैश कर दिया। लेकिन इससे पहले ट्रेड जो डिस्काउंट है वो हमें किससे मिलता है? थोक व्यापारी से या दुकान से फिक्स है कि ये डिस्काउंट को सबको मिलता ही मिलता है। यानी व्यापारिक रूप से जो छूट दी जाती है, व्यापारिक रूप से जो आपको छूट दी जाती है वो क्या कहलाती है? ट्रेड डिस्काउंट। दोस्तों इसका पुस्तकों में कोई लेखा नहीं होता है, व्यापारिक छूट का, ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं होती। आगे जब मैं एंट्री करवाऊंगी तो उसमें मैं एक बार और क्लियर करूंगी। उसी के साथ बढ़ते हैं आगे कि नकद बट्टा कब दिया जाता है। व्यापारिक बट्टा तो इस प्रकार दिया जाता है। नकद बट्टा क्यों दिया जाता है? नकद बट्टा तुरंत भुगतान प्राप्त करने के लिए, तुरंत भुगतान प्राप्त करने के लिए। क्या है ये तुरंत भुगतान प्राप्त करने के लिए? ये इस प्रकार समझते हैं इसको कि शॉप पर गए, मैं उधार माल खरीदती हूँ, या कोई भी पर्सन है उधार माल खरीद रहा है, 10,000 का उधार माल खरीद लिया।
10,000 का उधार माल खरीद लिया, ठीक है, उसको व्यापारिक बट्टा तो मिला होगा क्योंकि व्यापारिक है, सबको मिल रहा है, तो व्यापारिक बट्टा तो उसको इजीली मिला होगा। अब वो क्या कहता है, सपोज राम ही है, राम खरीदने गया इस शॉप पर, तो राम को 10,000 का माल इसने खरीदा है, उधार माल खरीदा है, ठीक है। ये शॉपकीपर को, इस दुकानदार को बोलता है कि मुझे कोई बट्टा दीजिए, तो ये बोलता है अभी कोई नहीं है, जो ट्रेड बट्टा मिल रहा है वो बहुत है ना, व्यापारिक छूट हम इतनी आपको दे रहे हैं, 10% दे ही रहे हैं। 10% कितनी, 1,000, तो राम के लिए 9,000 में ये हो गया। अब क्या होता है, शॉपकीपर सोचता है कि मैं इतना गुड्स बेच रहा हूँ, एक दिन में इतना हो रहा है, अगर आप ज़्यादा लेते हो, अगर आप 10,000 से ज़्यादा का प्रोडक्ट लेते हो तो मैं आपको क्या करूँगा, कैश भुगतान दे दूंगा। यानी आप अगर मुझे 50,000 का माल खरीदते हो और वो भी नगद मुझे भुगतान करते हो तो मैं क्या करूँगा, आपको मैं आपको नगद बट्टा दे दूंगा। तो राम ने क्या करा, 50,000 का नगद खरीदा, उस पर उसको क्या मिल गया, फिर 10, 20 या कितने का भी डिस्काउंट मिल गया। यानी बात यही है दोस्तों, नगद भुगतान क्या करता है, नगद बट्टा कब दिया जाता है, तुरंत भुगतान के लिए। तुरंत भुगतान में क्या करा, दुकानदार ने दिमाग लगाया कि है ना, मैं एक एक बेच रहा हूँ तो मेरे को पता नहीं कब मिलेगा, कब मेरे पास अमाउंट आएगी, एक काम करता हूँ ना, ज़्यादा क्वांटिटी में बेच देता हूँ और इसको बोल देता हूँ राम को कि तू क्या कर, उधार मत खरीद, नगद खरीद, और मैं तेरे को क्या करूँगा, कैश डिस्काउंट दूंगा। तो इसी के साथ कैश डिस्काउंट नगद बट्टा क्लियर होता है। इसकी पुस्तकों में एंट्री की जाती है, प्रविष्टि की जाती है, वो मैं आगे बताऊंगी, और ट्रेड डिस्काउंट की कोई एंट्री नहीं करी जाती है। तो डिस्काउंट को एक बार डेफिनेशन से वापस क्लियर करते हैं। व्यवसाय में ग्राहक के लिए विक्रय मूल्य में की गई कटौती, मैंने अभी बताया था, अगर अपन कुछ खरीदने गए हैं तो ग्राहक जो भी होगा वो क्या करेगा, विक्रय मूल्य में क्या कर देगा, कटौती करेगा, ठीक है। 1,000 की वस्तु थी, 100 रुपये की छूट मिली, वो छूट कही जाएगी। मूल्य सूची में तय प्रतिशत से कटौती, तय प्रतिशत कितना था, 10% था, व्यापारिक छूट कहलाएगी, ठीक है। और यही साधारण निर्माताओं द्वारा थोक व्यापारी, मैंने अभी बताया था, होलसेलर को, होलसेलर द्वारा किसको, फुटकर यानी रिटेलर को दी जाती है। माल के उधार विक्रय पर देनदारियों को भुगतान तिथि अथवा शीघ्र भुगतान, मैंने बताया था शीघ्र भुगतान के लिए कौन सा सही रहता है, शीघ्र भुगतान के लिए नगद छूट सही रहती। यानी व्यापारिक छूट तो एक तय प्रतिशत से सबको मिलती है, लेकिन नगद छूट कब मिलती है, शीघ्र भुगतान के लिए। तो ट्रेड हो गया सभी के लिए, फॉर ऑल, और कैश डिस्काउंट हो गया जल्दी पेमेंट प्राप्त करने के लिए, जल्दी भुगतान या तुरंत भुगतान प्राप्त करने के लिए। इसको इजी वे में यही समझ लो कि व्यापारिक छूट तो सभी को दी जाती है, लेकिन नगद छूट जल्दी भुगतान प्राप्त करने के लिए दी जाती है। तो दोस्तों यही मेरा जो टॉपिक है डिस्काउंट वो ख़त्म हुआ। तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज कैपिटल के बारे में पढ़ा कि कैपिटल क्या होती है, फिर हमने एक्सपेंसेस पढ़े, डायरेक्ट क्या है, इनडायरेक्ट क्या है, फिर हमने छूट पढ़ी, पूंजी के बारे में बताया, पूंजी में क्या बताया, बिजनेस अलग है, बिजनेसमैन अलग है। उसके बाद खर्चे पढ़े कि खर्चे क्या होते हैं, वो प्रत्यक्ष खर्चे होते हैं, अप्रत्यक्ष जो इनडायरेक्ट होते हैं। उसी के साथ हमने ये पढ़ा कि उनके एग्जाम्पल्स क्या हैं। एग्जाम्पल के बाद हमने देखा कि व्यय क्या होते हैं, खर्चे क्या होते हैं, इनमें क्या अंतर है। उसके बाद डिस्काउंट के बारे में जाना, डिस्काउंट के भी 2 रूप पढ़े, एक व्यापारिक छूट और एक नगद छूट। दोस्तों आज का टॉपिक यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और प्लीज़ जो भी नोट्स हैं या जो हम यहाँ पर आपको बढ़ा रहे हैं तो अच्छे से पढ़िए। थैंक यू दोस्तों।